A shopkeeper sold article P at 2z% profit while he marked up the article Q at 2z% above its cost price. कहोगे कि भाई सब कुछ धुंधला धुंधला सा लग रहा है कि सारे वेरिएबल्स हैं। ओके, आगे देखते हैं। फिर बोला है क्यू को आप सेल करते हो आफ्टर डिस्काउंट ऑफ y%। लिंक नहीं बन पा रहे हैं, आगे देखते हैं। आर सोल्ड एट दिस % प्रॉफिट एंड अर्न प्रॉफिट इन रुपीज एल। सो यहाँ पर जो प्रॉफिट आर का हमें दिया है वो एल रुपीज में दिया हुआ है। आगे वाइल सेलिंग पी ही अर्न प्रॉफिट ऑफ एल प्लस 800। तो मैं यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पाऊंगी, तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि भाई एल को देखो, तो यहाँ पर पी में जो प्रॉफिट हो रहा है, आर को जब आप सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है एल का, एंड जब आप पी को सेल कर रहे हो देन आपको प्रॉफिट हो रहा है एल प्लस 800 का। मतलब दोनों के अगर प्रॉफिट का डिफरेंस हम देखें तो मुझे कितने का दिख रहा है, 800 का। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच आप देखते ना कि इसको इतना फायदा हुआ इसको इतना, तो दोनों में डिफरेंस हमने देख लिया। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इज रुपीज डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन क्यू प्लस एम। मतलब हमें क्यू का डिस्काउंट रुपीज में चाहिए प्लस एम की वैल्यू भी चाहिए, देन हम एस की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। कहोगे सब पजल्स लग रहे हैं यहाँ पर। इट इज मार्क्ड अप बाय 33.33%। ओके, एंड एट प्रॉफिट 2z/3, मतलब जेड मिलेगा तो ये काम भी हमारा बन जाएगा। इफ डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन एस इज 800 रुपीज, हमें एस पे डिस्काउंट दिया हुआ है कितना, 800 रुपए का। ये अभी बाद की बात है, आगे चलते हैं। देन इट्स प्रॉफिट इंक्रीज बाय 100 रुपीज। मतलब अगर हम 800 का डिस्काउंट देते तो हमें प्रॉफिट 100 का हो रहा है। मतलब ओवरऑल जो हमारी साइकिल है वो कितने की है, 800 प्लस 100 900 की। ओके, देन इट्स प्रॉफिट इंक्रीज बाय 100। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर इज सेम एज दैट ऑफ पी। चलो एक पॉइंट मिला, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ पी। ठीक है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं हमारे लिए काम का हो सकता है। आगे देखते हैं। वाइल रेशियो ऑफ सीपी पी टू क्यू। ओके, तो कॉस्ट प्राइस की रेशियो की बात करें हम किसके, पी और क्यू के। ठीक है, थोड़ा जगह की कमी है इस वजह से यहाँ पर क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ पी इज इक्वल टू आर, ये पॉइंट दिया था। इसका रेशियो मेरे पास है क्या, k:n। k:n। अब यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने नंबर सिस्टम को इंक्लूड कर दिया है। बोला क्या, k इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। एक ही सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो ना ही आपका प्राइम है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। दैट इज व्हाट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर k क्या होगा, 1। मैंने अपनी क्लासेस में, आपको हर क्लास में ये चीज रिवाइज करने को मिल रही है, इसलिए कह रही है सीरीज जरूर देखें। सो 1 में n क्या है, n इज द लीस्ट ऑड प्राइम नंबर। लीस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बट ये इवन होता है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इनका रेशियो हो गया। आगे z इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 25। तो z के बारे में क्या दिया है, z इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 25। आगे सेलिंग प्राइस ऑफ Q इज 140% मोर देन दैट ऑफ P। अब थोड़ा सा हिसाब हमारा बनेगा, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस में हमें दिया है P/Q। कितना दिया है, दिस इज 140% मोर, मतलब 100 प्लस 140, दिस इज 240 और ये 100। सो द रेशियो बिटवीन देम 2 पंचे 10, 5/12। तो भाई मैं यहाँ पर पॉइंट क्या पकड़ सकती हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि मैं पर्टिकुलर PQR को लेकर यहाँ पर सॉल्व कर पाऊँ, बट मेरे पास एक लिंक है जिसको मैं कनेक्ट कर सकती हूँ यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। बताओ कर सकते हैं कि नहीं रेशियो में। भाई एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं है अपने पास, बट हम इन पॉइंट्स को तो कनेक्ट कर सकते हैं। बोलो राइट। चलो अब हम इसी को करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट का मेरे पास सीन है, तो हम बस कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट करेंगे, देन आई विल गेट व्हाट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। वो पॉइंट लगा सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पी और क्यू का रेशियो कितना है, 1/3। ओके, इनटू अब सीपी, पी पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2z% का। सो वी कैन से टोटल कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस 2z% हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब बात कर ले क्यू की, तो क्यू में बोला है मार्कअप करते हो आप 2z% का एंड सेल इट आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ y%। मतलब हमें यहाँ पर अगर हमें सीपी से जाना है सेलिंग प्राइस पे, तो मुझे पहले उसका क्या करना पड़ेगा, मार्कअप करना पड़ेगा। मतलब अगर 3 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, अभी हम इसको x 3x मैंने कोई मतलब नहीं, क्योंकि रेशियो है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 यूनिट 3 यूनिट से भी अपना काम
बन जाएगा। ओके, तो पहले मैंने कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप किया, देन दिस इज मार्क प्राइस 100 प्लस 2z%, क्योंकि मार्कअप किया सो दिस इज द मार्क प्राइस। बट अब इस पे मैं अगर y% का डिस्काउंट दे दूं देन आई विल गेट सेलिंग प्राइस, राइट। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, 100 कितने का डिस्काउंट दिया था, y% का, माइनस y% इज इक्वल टू 5/12, यही आएगा। देखो भाई, ठीक है, तो यहां से हमें कुछ चीजें मिल सकती हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पूरा पूरा गया काम से ना। ये 100 ऊपर या परसेंटेज है, पॉइंट में 100 आएगा तो वो ऊपर जाएगा 300 बता रही हूँ, 100। ओके, एंड दिस इज 3 एंड 100 माइनस y इज इक्वल टू 5/12। ये 20 बार गया तो ये हो जाएगा कितना आपका, 3 चौको 12, तो 4 दूनी 8 80 इज इक्वल टू 100 माइनस y, सो y इज इक्वल टू 20। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई, y की वैल्यू आ गई यहां से कितनी, 20। क्लियर? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस बहुत कम पुट करते हो, पूछा करो भाई। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको, कम से कम पूछा तो करो। P/Q को कर सकते हैं, यस। ठीक है, तो आपको पता लगा कि कहां से हमें कौन सा पॉइंट उठाना था। देन हमें y की वैल्यू मिल गई 20। अब ये पॉइंट मैं हटा दूं, मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के, देन आई विल गेट द सेलिंग प्राइस ऑफ P/Q का रेशियो था, तो हमने इसी रिलेशन को कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में हम इसको ले आए, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल्स थे जिसमें एक मेरा कैंसिल आउट हो गया। नाउ y की वैल्यू 20 अपने को मिल गई, हटा दो ये सब। y इज इक्वल टू 20। नाउ अब मेरे पास दूसरा एक पॉइंट दिया हुआ था, क्या, z की वैल्यू नहीं मिल रही, तो z को हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। क्यों भाई, मेरे पास यहाँ पर था 60 माइनस 2z% आर इज सोल्ड एट दिस वन प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैंने z की वैल्यू को फॉर एग्जांपल 25 का मल्टीपल है, सो वी कैन से 25 दूनी 50, 75 एंड सो ऑन, ऐसे वैल्यूज ले सकते हैं। अगर मैंने z को 25 लिया, देन वो जो परसेंटेज है 60 माइनस 2z%, सो वी कैन से दिस इज 25 दूनी 50 मतलब 10%, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, जैसे ही मैंने z को 50 लिया तो ये 60 माइनस 100 हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट नेगेटिव में आ जाएगा, सो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। आगे जाओगे तो वो वैल्यू 60 से बड़ी होंगी, सो हम कह सकते हैं z हमारा पक्का पक्का कितना है, 25 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो z का काम खत्म, z इज इक्वल टू 25। यहाँ पर सीधे z को 25 ही लिख देते हैं। क्यों हुआ, पता लगा? ठीक है, तो इस तरीके के केसेस एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको इसी तरीके से उनको क्या करना है, आउट करना है। अब आगे, अब z की बारी आ गई, तो अब z पे ही चलते हैं, क्योंकि z की वैल्यू हमें पता लग गई है। अब दूसरा पॉइंट जो मेरे पास था यूज करने वाला, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ p इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ r, हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। या फिर एक चीज हमें पता है, क्या इन्होंने यहाँ पर बोला था क्या, कि अगर मैं R को सेल करूं 60 माइनस 2z% प्रॉफिट पर, देन अर्न द प्रॉफिट ऑफ L एंड व्हाइल ऑन सेलिंग P, तो ये P और R वाला, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है। ठीक है, ये वाला कितना, दोनों के प्रॉफिट का अंतर कितना है, 800 रुपए का, और परसेंटेज में भी हमें पता है कि कितना कितना ये हो सकता है। तो भाई अगर मैं दोनों की बात करूं तो मेरे पास किसका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, P का, तो P माइनस प्रॉफिट ऑफ P माइनस प्रॉफिट ऑफ R ही करेंगे। तो प्रॉफिट ऑफ P कैसे आएगा, तो हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ P, जो कि मुझे पता नहीं है। अब P पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2z% का, 2z% मतलब z की वैल्यू आई है 25, 25 दूनी 50%। हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करेंगे, अब सेलिंग प्राइस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें प्रॉफिट का डायरेक्टली डिफरेंस चाहिए। सो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ P। ओके, इसके बाद दूसरा आएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ R, हम इसको P भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। बात की बात है, आगे चलते हैं। आगे बोला सोल्ड एट 60 माइनस 2z, मतलब 25 दूनी 50, ये 10% पे हो रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 800। यहां तक ये बात समझ में आती, तो हम कैसे पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई, ठीक है, चल। अब यहां पर अगर हम देखें
पर 50 में से 10 गया, दिस इज 40%। एंड सीपी ऑफ पी और सीपी ऑफ आर को हम इक्वल कह सकते हैं, तो हम 50 में से 10 माइनस कर सकते हैं। सो दिस इज सीपी ऑफ पी, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 800। ओके, अब यहां से आप इसको कट करोगे, ये 20 बार जाएगा और ये परसेंटेज के 2 जीरो अधर आएंगे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पी और आर इज इक्वल टू व्हाट, 2000। एक पॉइंट हमें पता लग गया, हमें सीपी पता लग गया, सीपी पता लग गया, हमें सेलिंग प्राइस भी पता लग जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट पता है इन पे कितने का हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो बता दो। ठीक है, तो पी क्यू आर एस, सीपी और एसपी, इसके सीपी दोनों के बराबर है, ये 2000 ये 2000 ना। इस पे प्रॉफिट हो रहा था 10% का आर पे, तो 10% का प्रॉफिट मतलब 2000 का 10% 200, तो 2000 प्लस 200 22, तो इसका एसपी हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट 50% का हो रहा था, तो 50% मतलब इसका 150% सेलिंग प्राइस होगा, तो 15 दूनी 30, 3000 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमारा पी और आर का काम यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है एस वाली लाइन की। तो एस में बोला है डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन क्यू, तो क्यू का भी तो काम हम कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस ऑफ पी और क्यू का रेशियो दिया था 5/12, मतलब 5 छक्का 30, तो ये हो जाएगा 12 छक 7200, राइट। और यहाँ पर रेशियो था सीपी पी और क्यू का 1:3, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1:3 की बात हो रही है, तो अगर ये हमारा 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000, 3 यूनिट की वैल्यू 3 दूनी 6000। यहां तक कोई दिक्कत? बताओ, सारी चीजें निकल रही हैं। 7200 सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू, और अभी हम अगर बात करें मार्क प्राइस ऑफ क्यू, वो भी हम निकाल सकते थे, क्योंकि मेरे पास था सेल इट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ y%। तो भाई अगर मेरे पास क्यू का कॉस्ट प्राइस कितना है, 6000। ठीक है, क्यू की बात कर रहे हैं, 6000 था, फिर आपने मार्कअप किया इसको 2z% एवं, मतलब 25 दूनी 50%, मतलब इसका कितना हुआ, 150%। ये हो गया एमआरपी। फिर आपने डिस्काउंट दिया है y% का। ठीक है, तो हमें तो मार्कअप परसेंट चाहिए, मतलब ये करना ही नहीं है, मार्कअप परसेंट लगा दिए, तो हमारा एमआरपी कितना गया, 15 छक्के 90, मतलब ये हो गया 9000। ठीक है, डन इतना। अब इस पॉइंट को हम हटा देते, क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए थी, वो हम निकाल चुके, डन। अब इन पॉइंट्स का भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम इन्हें यूटिलाइज कर चुके, हमें वैल्यूज ही चाहिए थी, मिल गया, खत्म। चल आगे, अब बात आती है एस की। तो एस और आर का हमारा थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पर था, इन्होंने बोला था सेम एज दैट ऑफ पी, ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर यहां तक हो गया था। मेरी एक लाइन बच रही है जो अभी हमने सॉल्व नहीं करी है, वो है हमारी ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इज डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन क्यू, तो क्यू का डिस्काउंट कितना है, सेलिंग प्राइस और एमआरपी का डिफरेंस, तो ये हो गया 1800। ठीक है, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं एस की, तो ये कितना हो जाएगा आपका डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन क्यू, एमआरपी माइनस एसपी, दैट इज 1800 प्लस का एम। अब एम मेरे लिए यहाँ पर अननोन है, एम की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, राइट। ये डन यहां तक। नाउ अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि एंड इट मार्क्ड अप बाय 33.33%, 1/3 का मार्कअप कर रहे हैं, मतलब अगर परसेंटेज होता तो 100 प्लस करते, देन यू विल गेट एमआरपी कॉस्ट प्राइस पे जब करते। यहाँ पर क्या है फ्रैक्शन, तो 1 + 1/3 करोगे, दैट इज इसका कितना 1800 प्लस एम का आपको 4/3 पार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एमआरपी, क्योंकि हमने यहाँ पर किया हुआ है। फिर बोला एंड सोल्ड इट 2z/3% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का है 2z/3, दैट इज व्हाट, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो कितना होता है 2z/3, तो 25 दूनी 50/3%, 50/300, इसको हम लिख सकते हैं 1/6 इसकी वैल्यू थी। प्रॉफिट की बात हो रही है 1/6 की, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1 + 1/6, दैट इज 7/6 ऑफ सीपी। ठीक है, यही होगा, मतलब यहां पर कितना हो गया अब। और हमें एक चीज और पता है, एमआरपी
और माइनस यहाँ पर क्या करेंगे सेलिंग प्राइस, देन आई विल गेट द होल सर्कल, क्योंकि इन्होंने बोला था कि अगर डिस्काउंट ऑफर करें हम एज पर 800 का, देन द प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड बाय 100, मतलब कितने का चेंज हो रहा है, -800 से +100, तो टोटल 900 का चेंज हो रहा है, कहां से, एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच में। सो दिस डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, ये डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हुआ 7/6 ऑफ 1800 प्लस m हम कह सकते हैं, या कॉमन लेके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बस ये पॉइंट मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा वाला था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट था। बताओ भाई, बताओ गर्मी की लग रही है इसके नीचे, बताओ यहां तक कोई दिक्कत? कोई बात नहीं, बताओ। ओके, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट हमारा डन होता है। इसके बाद अब 1800 प्लस m तो कॉमन है ही, आपका m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ओके, 4/3 में से 7/6 माइनस करोगे, 3 2 से 6, 4 दूनी 8 में से 7 गया, दिस इज 1/6 ऑफ 900। 5400 में से 1800 गया, 5400 में से 1800, ये आ जाएगा 3600। तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 3600। ओके, m डन हो गया। बस आपसे अब पूछा क्या है वो देख लेंगे आगे चल के, इन सबको हटाते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं वहां पर। m की वैल्यू 3600, क्या किया हमने, ये पूरा सर्कल, जैसे हम कहते नहीं थे कि अगर इतने का लॉस हो फिर इतने का प्रॉफिट हो, तो वो पूरा हम साइकिल कंप्लीट करते थे। तो वो यहाँ पर डिस्काउंट और प्रॉफिट के साथ भी हम सेम चीज कर रहे हैं। डिस्काउंट आपने बोला है कि अगर मैं 800 का दूं, 800 का दूं एस पे, देन आई विल गेट द प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 100, मतलब टोटल चीज 800 प्लस 100 900 का हो रहा है। किसके किसके बीच में, एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, m की वैल्यू दैट इज 3600। दूसरा, फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ पी क्यू आर एस। तो s का कॉस्ट प्राइस कितना था, 1800 प्लस m, मतलब 8 6 14 5400 आ जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू आर एस का औसत सीपी आप निकाल सकते हैं, इन चारों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 400, 6 7 8 5 13 14 15, और कितने का एवरेज है, ये 4 लोग हैं, 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12, 4 8 32, 4 पंचे 20, 3850 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बढ़िया है, इसका आंसर करिए। एम की वैल्यू 3600 यूज कर लेंगे जहां पर भी होगा। Mark price of R is M minus 1000 more than that of cost price of S. तो अगर MRP की बात करें R की, so this is M minus 1000, मतलब 3600 में से 1000 गया 2600, more than that of cost price of H, S which is 5400। तो 6 4 10 5 3 8, 8000 हो जाएगी ये वैल्यू, राइट। इफ R is sold after discount of 2y, y की वैल्यू 20 थी, तो 20 दूनी 40 प्लस 10, 50% का आप डिस्काउंट दे दोगे, दैट इज एमआरपी 8000 का 50%, या फिर 1/2 इज सेलिंग प्राइस ऑफ आर, दैट इज 4000, राइट। देन फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन न्यू सेलिंग प्राइस, बता दो, परसेंटेज है आगे बस। तो भाई ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज 2200 एंड न्यू सेलिंग प्राइस इज 4000, हाउ मच मोर और लेस देन दैट ऑफ इट्स न्यू सेलिंग प्राइस। तो कंपैरिजन हो रहा है न्यू सेलिंग प्राइस से, तो 4000 नीचे आएगा। मोर और लेस की बात कर रहा है इन दोनों का डिफरेंस, 2 0 10 में से 2 गया 8, 1800, 2 0 परसेंटेज से गया, एक यहाँ से गया, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45% आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। डन। सो द आंसर विल बी व्हाट, नन ऑफ दीज। क्लियर, बताएं।
कॉस्ट प्राइस ऑफ एस इज 4800, नो, कॉस्ट प्राइस ऑफ एस इज 5400 राजा, ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट इज y is to z is 4:5, तो 20 y by z का मतलब कितना हुआ भाई, y by z is 20/25, that is 5 4s and 5 5s are 4:5. First one is correct, definitely true. So first one is definitely true. If the discount given on P is m by 6 rupees, तो P का सेलिंग प्राइस कितना है 3000, ठीक है, और हमें पता है MRP माइनस डिस्काउंट ही तो होता है सेलिंग प्राइस, राइट। अब P का MRP तो अभी नहीं पता, बट हाँ ये बोला है कि अगर हम डिस्काउंट कर रहे हैं m/6 मतलब 3600/6, तो 6×36 600 का डिस्काउंट दे रहा। P का MRP एक बार देख लें, क्या हम निकाल पा रहे थे। एंड मार्कअप द आर्टिकल व्हेन यू मार्कअप द आर्टिकल ओके टू Z % while the selling, ठीक है, and marked up by okay sold a profit or then its profit increase। P के बारे में ऐसा तो कुछ नहीं दिया, बाकी क्या नीड है क्या एक बार चेक कर लेते हैं। मार्क्ड अप बाय इज मार्कअप परसेंट तो दिया ही हुआ है, सॉरी देखो एक दिक्कत, हमें हमारे पास सीपी था 2000 रुपए, मार्कअप परसेंट आपको दिया 4/% मतलब 4 दूनी 8, 80% का आपने मार्कअप कर दिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया इसका 180% MRP, दैट इज व्हाट 18 दूनी 36, राइट 3600। अब 3600 में से 600 गया, दैट इज 3000 इज इक्वल टू 3000, ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। मार्क प्राइस ऑफ एस इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू, तो मार्क प्राइस ऑफ एस इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू, ये लास्ट वाला बताओ। मार्क प्राइस ऑफ एस आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू दी गई थी। सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू तो अपने पास है 7200, मार्क प्राइस ऑफ एस निकालना है तो हमारे पास जो डेटा था हमें उसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मार्कअप कितने का किया है 33.33%, मतलब 5400 का एक 1 + 1/3 4/3 करिए, 3 एकम 3 3 8 24 18 चौक 7200, तो ये भी आ गया MRP ऑफ एस, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 7200 इज इक्वल टू 7200, दिस इज ऑल्सो डेफिनेटली ट्रू, सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। क्लियर, डन, तो ये DI अपनी डन होती है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट DI, आपका प्रोबेबिलिटी, ये मस्त है, ठीक है, यहाँ पर क्या है थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, क्योंकि लॉजिकल है, ओके, है आसान, आसानी बोलेंगे इसको क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आपके पास क्वेश्चंस दिए हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ठीक है, अब हम इसे ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने कल आपको ये दिए हुए थे, अगर आपको याद होगा। यस राजा, चलो, देयर आर 3 bags PQR, each bag contains 3 types of ball, okay, so P Q and R, तो हमारे पास 3 तरह की बॉल्स हैं, कौन कौन सी वो भी देख लेते हैं। ब्लैक, व्हाइट एंड रेड, ब्लैक, व्हाइट एंड रेड। आगे क्या बोला है, टोटल बॉल्स इन ऑल 3 बैग टुगेदर इज 50, तो मेरे पास टोटल बॉल्स मिलाकर कितनी है यहाँ पर 50 है। आगे द नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग क्यू Z + 5, तो क्यू में टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी Z + 5, टोटल यहां लिख दे Z + 5। Probability of picking 2 black ball from R without replacement is 1/15, तो यहाँ without replacement बोला, with replacement होता है मतलब बार बार हम टोटल में से सेम टोटल में से निकाल सकते हैं, बट with replacement होता है तो अगर मैंने 4 में से एक इंसान ले लिया है तो अब मेरे पास 3 में से बाकी निकालने हैं, फिर 3 में से ले लिया है एक तो फिर उसके बाद 2 में से निकालने, मतलब with
विदाउट रिप्लेसमेंट जा रहे हैं हम रिप्लेस नहीं कर रहे, जो बंदा हमने बैठा दिया वो बैठा दिया, अब वो टोटल में से एक की कमी कर देगा, सिंपल है। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन बैग P y while in Q 2y, this is y and this is 2y. Probability of picking two ball from Q without replacement, first is white and second is red, is 3/50. Okay. The number of black ball in bag P to that of white ball in the same bag is 5:8. मतलब मेरे पास एक पॉइंट और दे दिया, ये जो रेशियो है 5:8 का दे दिया। बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन P इज M। तो P में जो रेड बॉल्स हैं दिस इज M। द नंबर एंड द व्हाइट बैग इन R इज M/M+3, तो सेम रेड की ही बात कर रहा है। आगे देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग P 50% मोर देन R, मतलब 50% मोर, अगर ये 100 है तो ये 150 होगा, ठीक है, यही तो बोला P में ज्यादा है तो 100 150 मतलब 3:2 का रेशियो, 3x एंड 2x, इस तरीके से कुछ है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर है। आगे भी देख लेते हैं कुछ अगर पता है। z इज मल्टीपल ऑफ 20, सो z के बारे में मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 20 एंड नंबर ऑफ रेड बॉल इन Q इज मोर देन अदर देन बॉक्स, तो हमसे बोला है मोर देन अदर बैग्स, तो Q की जो रेड है वो सबसे ज्यादा है अदर बैग की रेड के कंपैरिजन में। यहां तक कोई दिक्कत बोलो। तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहां पर क्या कर ली भाई, नोट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए ये बताओ। सबसे पहला स्टेप अगर हम यहां पर देखेंगे तो वो मेरे पास होगा क्या भाई, अगर मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल z इज मल्टीपल ऑफ 20, तो z की वैल्यू हम 20 दूनी 40 एंड सो ऑन ऐसे रख सकते हैं। z अगर मैंने 20 रखा तो टोटल Q में 25 हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मैंने z में 40 वैल्यू रखी तो 40 + 5 45 सिर्फ Q में ही हो जाएंगी। सो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ 45 ही इसी में हो गई, यहाँ 5:8 का रेशियो है, मिनिमम 5:8 होनी चाहिए, M+3 है, तो यहाँ पर भी R में +3 तो रहने ही वाली है, तो सिर्फ मेरे पास 5 का है बैगेज, क्योंकि यहाँ पर टोटल बोला है 50 है, मतलब 45 + 5। ऐसा तो है नहीं कि रेड और आपका यहाँ पर जो बची ब्लैक, ठीक है। अभी अगर मैंने Q को टोटल 45 दे दी तो P और R की 3 8 5 13 3 कितना ज्यादा ही तो दिख रही है, ठीक है। तो 5 का ही हमारे पास सिर्फ यहाँ पर रिप्लेस है, तो हम कह सकते हैं कि भाई साफ साफ कि हमारे पास 40 पॉसिबल नहीं है जेड की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर मैंने जेड को 40 लिया देन आई विल गेट Q में टोटल बॉल्स 45, which is not possible because already we have some balls in P and R which is greater than 385, मतलब 13 + 3 16 से तो ज्यादा होंगी ही होंगी, ठीक है। तो हमारे पास कंफर्म है Z की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो ये हो गया आपके पास 25, राइट। अब टोटल मेरे पास 50 है, तो 50 में से 25 गया, मतलब Q की माइनस कर दी, P + Q + R 50 है, तो ये मेरे पास P + R में कितनी आ गई, ये भी 25 आ गई, राइट। और P + R है कितना, 3x + 2x, रेशियो से भी कर सकते थे 25, तो 5x = 25, x की वैल्यू 5, तो ये हो गई 5 या 15 टोटल, और ये 5 दूनी 10, तो ये 15 आ गई और ये 10 आ गई। ये हाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ये है टोटल की, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो देखो कितनी आसानी से चीजें आ गई, बस समझने की देरी थी। क्योंकि भाई अगर Q में 25 है तो बची हुई टोटल 50 में से 25 P + R में होंगी, और P + R को रिलेट किया था कि P में जो बॉल्स है वो 50% मोर देन दैट ऑफ R है, ठीक है। यहां तक पॉइंट्स हमारे डन होते हैं। आगे चलते हैं। अब एक चीज हमें और क्लियर होती है कि भाई अगर मेरे पास P में टोटल 15 है और ये 5:8 का रेशियो है, तो 5:8 का रेशियो है, तो ये 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 हो सकती है, 5 दिया 15, 8 3 24 हो सकती है। तो भाई अगर मैं ब्लैक और व्हाइट को 8 5 13 लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या हो सकता है 26, और ये 5 4 9 2 1 3, कौन सी पॉसिबिलिटी है? ऐसा थोड़ी कि ब्लैक + व्हाइट, भाई जब मेरे पास टोटल बॉल्स 15 है तो ये तो केस हो ही नहीं सकते,
मोर देन 15 दो ही चले जाएंगे क्या? नहीं। तो मतलब कंफर्म्ड है कि लीस्ट जो हमारा रिड्यूस्ड रेशियो फॉर्मेट में लिखा हुआ है यही इनकी वैल्यूज होंगी, मतलब ये 5 हो जाएगा और ये मेरा 8 हो जाएगा, दैट इज दिस इज 5, तो ये 5 2 10 हो गया और ये मेरा 8 हो गया। नाउ 8 5 13, टोटल 15 में से 13 गया तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट m इज इक्वल टू 2, और ये 2 है तो ये 3 to 5, इतनी वैल्यूज हमारी निकल गई। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ही सारी चीजें दी गई थी एकदम साफ साफ, बस हमें उसको समझना था। प्रोबेबिलिटी में यही सीन आता है। ठीक है, इसी तरह की चीजें होती, छोटे छोटे पॉइंट्स, इजी बट छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटे छोटे लॉजिक्स को हमें समझना होता है ना। इतना तो मेरे पास हो चुका जो भी था, राइट। अब बात आती है क्या, मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी वाला विदाउट रिप्लेसमेंट वाले जो पॉइंट्स दिए थे हम उनको उठाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम आर विदाउट रिप्लेसमेंट इज 1/15। ठीक है, तो ब्लैक बॉल्स की बात कर रहा है, सपोज मैंने यहाँ ब्लैक बॉल्स ए कह दी, ठीक है, और आगे क्या बोला था दूसरे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 बॉल्स फ्रॉम क्यू विदाउट रिप्लेसमेंट सच दैट फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज रेड। तो व्हाइट और रेड को हमें मानना है। तो भाई मेरे एक बात बताओ, आपके पास एक पॉइंट था कि क्यू में ब्लैक आपके पास 10 है, तो 25 में से 10 गया ये व्हाइट, क्यू की अगर हम बात करें तो मेरे पास व्हाइट प्लस रेड कितना हुआ, 25 में से 10 गया 15। तो मैंने अगर व्हाइट को ए कह दिया तो रेड को वी कैन से 15 माइनस ए। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले व्हाइट निकाल रहा है फिर आपका उसके बाद रेड निकाल रहा है, यही तो बोला है। और इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 3/50 दी है, बट कैसे करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें विदाउट रिप्लेसमेंट जाना है। तो क्यों में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं क्यू में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास, 25। तो 25 में से पहले मैं व्हाइट निकालूंगी, व्हाइट का मतलब ए निकाली, फिर एक पहली व्हाइट निकालनी थी तो ए में से एक व्हाइट निकाली और टोटल 25 में से एक बॉल निकाली। अब एक निकल गई, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, मतलब जो बैठा दिया अब उसको हम नहीं उठा सकते। तो अब 25 में से एक बंदा चला गया, बची कितनी बॉल्स, 24 बॉल्स बैक, बची बंदे नहीं बॉल। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हुआ सेकंड में, तो ये मेरे पास थी कितनी, रेड, 15 माइनस ए। तो इन्होंने बोला था ना कि फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकंड इज रेड, इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो अब रेड में से एक निकाली और टोटल जो बची 24 में से थी उसमें से निकाली। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3/50। नाउ यू कैन कट, 25 दूनी 50, ये हो गया, और ये 12 दिया 36। तो ए 15 माइनस ए इज इक्वल टू 36। तो अब इसके फैक्टर आप चाहो तो क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो, बट वी कैन राइट लाइक दिस 12 गुणे 3। ठीक है, तो आप चाहो एक की जगह 3 भी ले सकते हो और एक की जगह 12 भी ले सकते हो। बट क्यू के केस में मुझे एक पॉइंट दिया था कि क्यू की जो रेड है वो सारी रेड से ज्यादा है। तो रेड वाली अगर लाइन में हम जाएंगे तो हमारे पास आर की 5 रेड है, पी की 2 रेड है, मतलब क्यू की रेड 5 से ज्यादा होनी चाहिए। और क्यू की रेड 5 से ज्यादा होनी चाहिए, तो हमने रेड मानी कितनी है, 15 माइनस ए। अगर मैंने ए को 3 लिया तो क्यू की रेड क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगे कि नहीं। तो मतलब अगर मैंने ए को 3 लिया, सो दिस इज 15 माइनस 3, सो दिस इज ऑल्सो 3 इंटू 12। बट इस केस में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3, तो व्हाइट हो जाएंगी 3 और 15 माइनस ए मतलब 15 माइनस 3 12। तो क्यू की रेड 12 पॉसिबल है। अगर मैंने ए को 12 लिया तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि रेड मेरे पास 3 आ जाएंगी, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। कंडीशन में दिया है कि क्यू की रेड सबसे ज्यादा होंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट अपना हमारा यहाँ पर क्लियर होता है कि ये 15 माइनस ए, तो क्यू की रेट कितनी आ गई, 12 एंड दिस वैल्यू इज 3। डन। क्योंकि कुछ भी ले सकते थे ना, एक को 3 भी ले सकते थे, 12 भी ले सकते थे। कैसे हम चेंज करेंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमने एक को 3 लिया तो मामला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 15 माइनस ए रेड थी। ये पॉइंट समझ में आता है या नहीं मुझे बताएं। ओके, ये छोटा सा पॉइंट था बट कंफ्यूजिंग था। ओके, चलिए ये पॉइंट डन। अब विदाउट रिप्लेसमेंट नेक्स्ट बाबा कौन से हैं, आर बाबा, उनको सॉल्व कर लेते हैं। रू बाबा,
आर में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 2 ब्लैक बॉल फ्रॉम आर, तो आर में मैंने ए बॉल्स मानी है टोटल, और अगर हम बात करें आर में टोटल बॉल्स कितनी है 10, राइट। आर में मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी है 10 है यहाँ पर। तो भाई पहले मैंने एक ब्लैक निकाली, तो मेरे पास ए में से एक ब्लैक निकाली और टोटल बॉल में से 10 में से एक निकाली। यहाँ पर भी केस विदाउट रिप्लेसमेंट का है, मतलब एक ब्लैक निकल गई तो टोटल में से एक गया, बचे 2, और ब्लैक ही निकालनी है दूसरी बार में भी, तो पहले ए में से एक निकाली, तो अब मेरे पास ब्लैक बची A-1, बिकॉज वी आर यूजिंग विदाउट रिप्लेसमेंट केस। हमें साफ साफ बोला है कि आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/15, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो A-1 इज इक्वल टू 6, ये आ गया। सो यहाँ से एक काम करना, वेरिएबल्स डिफरेंट मान लेना, मैंने ये मान के किया 1/1, तो हमारा काम हो गया, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 3 × 2, तो कंफर्म है हमें ए की वैल्यू 2 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 2 लेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा। ए कंफर्म है, यहाँ से 3 होगा, क्योंकि जब 3 रखोगे तभी ये 3 - 1 2 होगा, राइट। तो ए की वैल्यू 3, सो दिस वैल्यू इज 3। नाउ 10 में से 5 3 8 गया, ये 2 आ गई, कंफर्म, सारी चीजें डन। अब बताओ समझ में आई बात। तो आप विदाउट रिप्लेसमेंट वाली डीआईपी करना सीख गए कि हमें कैसे इन पॉइंट्स को यूटिलाइज करना था, और क्यू रेट सबसे ज्यादा है तो हमने ए की वैल्यू कैसे सेलेक्ट करनी थी वो चीज दी है। मतलब अगर आपके एग्जाम में केस बन रहे हैं तो वो कोई ना कोई पॉइंट देगा कि आप यहाँ पर उसको एलिमिनेट कर पाओ। तो यहाँ तक डन, सब समझ में आया तो सेशन को लाइक जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसका काफी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है और इसे सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। चलो इसे ध्यान से देखो। और कितने कम बच्चों ने लाइक किया हुआ, मतलब इतनी फजीयत कर रखी तुम लोगों ने अच्छी अच्छी क्लासों की, इसीलिए मेंस नहीं पढ़ाता कोई ज्यादा। आप लोग आते नहीं हो, हम फालतू अपना गला चिल्लाते रहते हैं, कोई मतलब नहीं बनता फिर। Two balls are randomly picked from bag Q and then transferred from bag R. तो Q में मेरे पास अगर देखें तो इन्होंने बोला Q से 2 बॉल ले रहे हो और R में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होता है, R में टोटल बॉल्स कितनी थी आपके पास 10, और अगर 2 ट्रांसफर करके जा रही हैं, अब R में टोटल कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी कि नहीं, क्योंकि 2 बॉल आप ट्रांसफर कर रहे हो Q से, और Q में 2 कम हो जाएंगी, सिंपल सी बात। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग आर, ठीक है। तो आपको अब 12 बॉल हो गई मेरे पास, बट आर का सीन अब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे डिफरेंट हो जाएगा, आर में है ब्लैक, व्हाइट और रेड, मेरे से कह रहा है कि 2 ब्लैक सेलेक्ट करने की बता दो। अब आर में ब्लैक थी कितनी, 3, व्हाइट थी 2 और ये थी 5। तो ऐसा भी तो हो सकता है जो क्यू से बॉल आ रही है उसमें दोनों ब्लैक आ जाएं, तो अब आर के पास 5 हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है क्यू से जो बॉल आ रही हो एक ब्लैक आ जाए और बाकी 2 इनमें से आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि क्यू में से कोई भी ब्लैक ना आए। ये 3 कंडीशन हो सकती है, क्यों नहीं, क्योंकि हमें ब्लैक निकालना है, तो ब्लैक की हमें तीनों पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी कि ऐसा तो नहीं है कि हम जो आर से क्यू से ला रहे हैं वो दोनों ब्लैक आ जाए, क्योंकि फिर आर के पास ब्लैक 3 to 5 हो जाएंगी। फिर इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है एक ब्लैक आ रही हो तो आर के पास 3 और 1 4 ब्लैक हो जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आर के पास कोई ब्लैक आ ही ना रही हो तो हमारे पास सिर्फ 3 ब्लैक्स यहाँ पर रहेंगी। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि आपके पास कितनी है क्यू में 10 बॉल, ठीक है, टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है 10, राइट, 10 ब्लैक बॉल्स हैं, और अगर हम क्यू के पास टोटल बॉल्स देखें तो मेरे पास कितनी है 25, तो 2 बॉल्स निकालनी है, तो टोटल क्यू में से 2 बॉल्स निकालने की टोटल नंबर ऑफ वेज यही हो सकते हैं, ठीक है। बट फेवरेबल आउटकम की बात करें तो पहले केस में क्या करें, हम दोनों क्यू से ब्लैक निकाल दे, तो कितनी ब्लैक है 10, तो 10 में से 2 निकाल दी, इनटू ये काम हुआ ही, इसके साथ इस पे एक डिपेंडेंट और है क्या,
अब इसके बाद हमें आर से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर केसेस नहीं बन रही है, आपकी डिपेंडेंसी वाले केस है, तो इनटू लगेगा एंड, ओके। तो प्रोबेबिलिटी में ऐड मतलब इनटू। अब यहाँ पर क्या बोला है, अब ब्लैक निकालनी है, तो अब मेरे पास आर में टोटल कितनी हो रही है 12, तो 12 में से 2 ब्लैक निकालोगे कि नहीं निकालोगे, क्योंकि इन्होंने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी पिकिंग अ ब्लैक बॉल, सॉरी एक है, तो दिस इज 12C, राइट। 12C1 या 12 लिख सकते हो, बट अगर आपने यहाँ पर दो ब्लैक ही दिए हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 3 2 5 टोटल कितनी आपके पास आर में ब्लैक 5 होंगी, तो आपको 5 में से एक निकालनी पड़ेगी। सो दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन हम यहाँ पर क्यू से टोटल 2 जो ला रहे हैं वो ब्लैक ला रहे हैं। फिर दूसरा केस, अब मैं यहाँ पर एक काम करूं, क्या दूसरे केस में हमें क्या करना था, दूसरे केस में हमें ये करना था, ये समझ गए ना पॉइंट, कि हम क्यू से सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक लाए। तो एक ब्लैक लाओगे तो उसका क्या होगा, टोटल 10 ब्लैक है, क्योंकि पास एक आ गई, बाकी बची कितनी, यहाँ पर हमारे पास 12 3 15, 15 में से एक सेलेक्ट कर लें, राइट। तो टोटल हमें पता है क्यू में से तो निकालने का तो 25C2 ही रहेगा, बट अब मेरे पास आर में से ब्लैक निकालना, तो हम सिर्फ क्यू से एक ब्लैक लाए, मतलब इसके पास 3 थी, अब एक और आ गई तो 4 हो गई। सो दिस इज 4/12, ठीक है। ये वाला जो सीन था डायरेक्ट लिख दिया। फिर नेक्स्ट हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अब हम क्यू से एक भी ब्लैक ना लाए, एक भी ब्लैक ना लाए, मतलब हम सीधे 15 में से 2 सेलेक्ट कर ले, ठीक है। सो 15 में से सीधे जो बची व्हाइट एंड रेड है उसमें से 2 सेलेक्ट कर ली, तो ये हो गया 25C2 क्यू वाला। और मेरे पास आर में अब कोई ब्लैक नहीं है, मतलब आर के पास अपनी ओरिजिनल 3 ब्लैक बची हैं, बट टोटल बॉल्स तो 12 ही रहनी है, तो अपॉन में 12। ये आपका होगा टोटल आउटकम्स, सॉरी प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड आपकी आएगी, ठीक है। अब से आपका ये आता है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें। थैंक यू गुरु प्रसाद जी, समझ में आ रहा है। 19/40, ऋतिक थोड़ा सा जल्दी हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार चेक करेंगे, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हुई है डेफिनेटली आपकी। चलो अब हम इसको सीधे 5/12, क्योंकि NC1 नहीं होता है, राइट। 25C2 हमारा क्या है, सब में कॉमन। और एक चीज ध्यान रखना, अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, 2 तक है तो 25 × 24 तक ये ओपन होगा, और 12 भी है तो 25 × 24, और ये 12 भी कॉमन ले लिया, ठीक है। ऊपर क्या बचा आपका, ये आया 10C2, ठीक है। तो C2 ऊपर नीचे, तो 2 जो आएगा एक्स्ट्रा वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये भी 10 × 11 तक ओपन होगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा आपका 5। समझ में आ रही है बात, सॉरी 10 × 9 11 क्यों, N-1 तक ओपन होता है ना, तो ये हो गया। प्लस 10C1 और 15C1 का मतलब 15 × 10 150, बट यहाँ C2 नहीं था, यहाँ 2 था, तो ये कैंसिल हो गया, बट यहाँ का जो 2 होगा वो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा × 2। क्यों, क्योंकि भाई हम बेस जब 2 होते थे C2 तो हम कहते थे कि बस N-1 तक ऊपर खोल दो और नीचे ओपन कर दो, क्योंकि 2/2 कैंसिल हो जाता था, बट यहाँ पर C1 है तो यहाँ का जो /2 आएगा वो ऊपर चला गया, और ये कितना हो गया हमारा × 4, प्लस 15C2 25C2 C2 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं हमारी बनेगी, राइट। तो ये कितने बार खुलेगा 15, N-1 15 × 14, और ये हो गया × 3, ठीक है। अब मैं क्या करूं, यहां से 2 को हम कैंसिल करते हैं 2 से, तो 2 से जब कैंसिल करोगे दिस इज 2 × 5 10, 2 यहां से गया, 2 × 7 14, और यहां से भी 2 जाएगा, मतलब 12, ठीक है। ऊपर यहां सॉल्व कर दूं, इसके आगे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां। नीचे कितना बचा, ये हो गया 1 में 25 × 12 ब्रैकेट में क्या आया आपके पास, 9 बचे 45 पंचे 225, प्लस ये हो गया 15 चौको 60 600, और ये हो गया हमारे पास 15 7 × 21 15 × 15 15 दूनी 30 और 1 31, ये 5 और ये 2 3 4 6 3 9 2 11, मतलब 1140, ठीक है। तो इसकी जगह हमने 1140 लिखा। अब यही वाला पार्ट यहाँ से इसकी जगह हम 1140 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये × 1140 हुआ, 1140 क्या आया, ये पूरा सम, ठीक। तो अब इसको आप कट कर सकते हो 12 से, 12 × 8 = 96, 12 नहीं 12 × 5 = 60,
5 एकम 5, 5 ने 45, 25, तो 19 बटे 12 पंचे 60, 90/60 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो देख लो, एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर एंड फैक्टोरियल आर, राइट, डन। ठीक है, तो 90/60 ये मैंने आपको सॉल्व किया। लोग कहते हैं सॉल्व कर लेना, पर मैंने आपको करके बताया क्योंकि एग्जाम में रियलिटी में आप इन्हीं चीजों में फंसते हो। ठीक है, कैलकुलेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये आपका रहा नेक्स्ट। जिसको ना समझ में आए एक बार देख लेना इसको। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करना है। इस क्वेश्चन में क्या था, m प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम q इज हाउ मच परसेंट एज दैट ऑफ p। दैट ऑफ p मतलब p से भी व्हाइट बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी आपसे कह रहा है, तो इज हाउ मच परसेंट एज दैट। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, पिकिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग q, तो q में टोटल है 25, व्हाइट है 3, सो वी कैन से 3/25। ओके, और रेशियो से देख लेते हैं क्योंकि हाउ मच परसेंट बोला है तो पहले रेशियो निकाल ले। पी में अगर जाएंगे तो टोटल मेरे पास है 15 और व्हाइट है 8, तो 5 5 एंड 5 3 तो ये 3 3 9 एंड 5 8 40, ये रेशियो आया। ठीक है, तो वी कैन से m इज इक्वल टू 9/40। तो हम सीधे इससे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 9/40, तो सिर्फ क्योंकि 9/40 ले लो इसको आप, इंटू 100 करोगे देन यू विल गेट इन परसेंटेज, राइट। जरूरत नहीं है क्योंकि m/n पूछ रहा है। n क्या हो जाएगा, पिकिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम q, तो q में टोटल 25 है और व्हाइट हो गई 3। हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ बैग r, r में कितनी है टोटल 10 और व्हाइट है 2, 5 5 एंड 5 2 2 cancel, right, so this is what 3:5, but how much more or less than bag r, तो r का ये केस था और q का ये था। यहाँ पर तो how much परसेंट बोला था तो 9/40 ले लिया, यहाँ पर बोला हाउ मच परसेंट मोर और लेस, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है और कंपैरिजन 5 से हो रहा है, तो यहाँ पर हम 2/5 लेंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं, बताओ। आप चाहो तो परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100 करके परसेंटेज का भी रेशियो ले सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है। हमारा फ्रैक्शन में भी तो हम वर्क करते हैं, तो फ्रैक्शन के थ्रू वर्क कर रहे हैं। m/n करोगे तो 9/40 इज m एंड बाय n का मतलब 2/5। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 9 बच्चे 45 बट्टे 40 दूनी 80, क्या आ गया 5 ने 45, 5 एकम 5 31, 9 बट्टे 16 आपका करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हो बट नीड नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। 9/16 वेरी गुड राजा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व इसको करना था। नेक्स्ट, ये आपका कॉलम बेस्ड है इसी का, तो यहां पर आप बाय ऑप्शन जाओ, वही आपके लिए बेटर तरीका रहेगा। पहले वाले में हाउ मच परसेंट पूछा था m में और n में हाउ मच मोर और लेस, इसलिए हमने डिफरेंस लिया। ठीक है, परसेंटेज में ये चीजें मैंने क्लियर करी हुई थी आपको। अब देखो आपसे बोला कौन सा करेक्ट है, तो पहला चेक करते हैं P1 मतलब रेड बॉल्स आर प्राइम नंबर P में, यस 2 है प्राइम है, P का 1 मैच कर रहा है। Q का 2, ब्लैक बॉल्स ग्रेटर देन व्हाइट बॉल, तो Q में ब्लैक व्हाइट से ज्यादा है, यस। R का 3, डिफरेंस बिटवीन रेड एंड व्हाइट डिविजिबल बाय 3, तो रेड एंड व्हाइट का डिफरेंस 5 में से 2 गया 3 एंड 3 डिविजिबल बाय 3, तो पहला वाला तो पूरा करेक्ट है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है क्या P का 2 मतलब ब्लैक बॉल ग्रेटर देन व्हाइट बॉल, तो P का 2 ब्लैक बॉल व्हाइट बॉल से ज्यादा है, नहीं है। ठीक है, तो दिस वन इज रॉन्ग, पहला ही गलत आ रहा है। P का 3 देखें, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रेड एंड व्हाइट, तो रेड और व्हाइट का डिफरेंस 8 में से 2 गया 6 और 6 3 से डिविजिबल है, तो ये तो करेक्ट हो गया। Q का 3
क्यू में देखें तो क्या है, रेड और व्हाइट का डिफरेंस 12 में से 3 क्या 9, 3 से डिविजिबल है, ये भी करेक्ट है। आर का 1, रेड बॉल्स आर प्राइम नंबर, यस 5 प्राइम नंबर, सो थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 एंड थर्ड ओनली आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी मैच द फॉलोइंग टाइप से कुछ भी आए तो आप बाय ऑप्शन चेक कर लें, ठीक है, आपके लिए डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये रहा आपका पाइप एंड सिस्टर्न का केसलेट, करे से। देयर आर 4 पाइप PQRS। थोड़ा सा एक मोड है इस क्वेश्चन में, ठीक है, फंस सकते हो, है छोटा पर खोटा। Q and R together filled a tank is 25 minutes more than P and S together। ठीक है, तो अगर हम बात करें P और S टुगेदर किसी पाइप को फिल करने में A मिनट्स ले रहे हैं, तो Q and R इसको A प्लस 25 मिनट्स लेंगे कि नहीं? ठीक है, टाइम टेकन बाय P एंड R टुगेदर टू फिल द टैंक। तो मेरे पास P और R का भी सिस्टम है, ये 6 मिनट में भर देते हैं। देन विच इज 55% लेस देन द Q एंड S टुगेदर एम्प्टी द टैंक। तो Q और S मिलकर एम्प्टी करते हैं टैंक को। दिस इज 55% लेस, मतलब ये 45 के बराबर है, तो ये 100 के बराबर हुआ। क्यों? क्योंकि ये इससे 55% लेस है, राइट। तो अब यहां से अगर मैं देखूं आपसे बोलूं कि 45 की वैल्यू 6 मिनट के बराबर है, मतलब 45% आप 6 मिनट में फिल कर रहे हो, तो 100% कितने में फिल करोगे? 600/45, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 चौको 60 एंड 15 तिया 45, मतलब आप 40/3 मिनट में आप इसको खाली कर दोगे। ठीक है, तो घुमा के लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज घुमा के दी गई है। P एंड R आर फिलिंग पाइप, रेस्ट आर एम्प्टिंग पाइप। तो P और R फिल करने वाले पाइप हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर प्लस लगा दिया। ये आपके Q और S एम्प्टी करने वाले पाइप है, तो जिनके ऊपर प्लस लगा है वो इनलेट पाइप्स, और जिनके ऊपर नेगेटिव लगा मतलब उनकी एफिशिएंसी नेगेटिव काउंट होगी, आउटलेट पाइप हो गए। ठीक है, नाउ अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से क्या करूं, मेरे पास कहीं पर QR है PR है, ऐसा भी नहीं है कि हम इसको माइनस करके कुछ निकाल लें, इसको माइनस करके कुछ निकाल लें। एक पॉइंट है जो मेरा क्लियर होता है, क्या कि अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये भी PQRS है, और इनको देखूं तो ये भी पूरा PQRS है। तो चारों पाइप को अगर हम साथ में काम कराएं, तो अब अगर एक चीज और हमें कवर होती है यहाँ पर, क्या कि भाई 6 और 40 यहाँ पर तो हमें वैल्यूज दी गई है, तो हम एलसीएम कुछ मान लें अपने अकॉर्डिंग, मतलब टोटल वर्क। ये क्या कह सकते हैं, यहाँ पर दिया तो नहीं है ना ऐसा कुछ कि इतना होगा, नहीं दिया। तो 40 और 6 का एलसीएम लो, हमेशा न्यूमरेटर का लेते हो, तो 40 और 6 का हम कह सकते हैं 120 यूनिट। ठीक है, तो 120 यूनिट अगर हमने लिया, तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी टोटल कितनी आ जाएगी? 6 दूनी 12 20, और इसकी हो जाएगी 4 तिया 12 3 तरह का 9 यूनिट, दोनों की मिला के। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो है? बता दो। एक बार चेक करो चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। नहीं आ रही तो बताओ भाई, बताओ। ठीक है, थोड़ा दिमाग एग्जॉस्ट हो रहा हो तो पूछ सकते हो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। चलिए, अब मैं अगर आपसे बोलूं इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो इसकी होगी 120 बटे, इनकी भी तो निकाल सकते हो, 120 बटे A प्लस 25, और इसकी हो जाएगी 120 बटे A। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। तो अब टोटल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। ये पता है हमें एम्प्टी कर रहे हैं, तो ये जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एफिशिएंसी करते हैं PQRS की एफिशिएंसी इज इक्वल टू PQRS की एफिशिएंसी। तो PQRS की एफिशिएंसी इस केस में कितनी दिख रही है? 20 - 9, क्योंकि ये फिल कर रही थी और ये
खाली कर रही थी, तो टोटल एफिशिएंसी एम्प्टी वाले की नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। यहाँ पर आओ, यहाँ पर PS और QR फिल कर रहे थे, मतलब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव लोगे, मतलब 120 अपॉन A प्लस 25 प्लस 120 बाय A, तो ये भी तो हमारी टोटल PQRS की एफिशिएंसी हुई, राइट। सो दिस इज 11। यहाँ पर 120 आप कॉमन लोगे, नीचे क्या आ जाएगा A प्लस 25 मतलब A स्क्वायर प्लस 25A, ऊपर आ गया ये आपका A प्लस 25, ठीक है। तो अब ये इधर जाएगा, सो दिस इज 11A स्क्वायर प्लस 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27A, दिस इज 120A, 120 ये 2A हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ, यहाँ पर ये हो गया 12 दूनी 24 A प्लस 0, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 6 30, ठीक है। यू विल गेट वन क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा आपका 11A स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3, 35A, ओके, प्लस का, और दिस इज माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। नाउ A की वैल्यू बताओ क्या होगी। फैक्टर्स आपको ऐसे बनाने हैं कि डिफरेंस आपके पास 35 आ जाए। तो 35 अगर डिफरेंस आना है तो हमें एक चीज बताया कि हम 3000 में से एक तो 150 को निकाल सकते हैं और दूसरा हम 200 को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें 35 का डिफरेंस निकालना है, तो 3000 को हम लिख सकते हैं 150 गुणे 20, ठीक है। बट अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 11 दूनी 22, 220 और 150 का डिफरेंस इतना नहीं आएगा, तो अब हम 200 को लेकर चलते हैं। तो अगर मैंने एक को 200 कहा, ठीक है, तो दूसरा 15 हो जाएगा, और ये 11 भी तो है साथ में, तो 11 को इससे मल्टीप्लाई किया, दिस इज 165 एंड दिस इज 200, इन दोनों का डिफरेंस 35 दिख रहा है। तो यहाँ पर प्लस का 200 और माइनस का 165 रहा होगा, तो A की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ माइनस का 200 एंड प्लस का 165। अब नेगेटिव वैल्यू तो लोगे नहीं क्योंकि A मिनट्स है, टाइम कांट बी नेगेटिव, सो ये गया 165 और A स्क्वायर का कोएफिशिएंट 11 है, तो 11 से डिवाइड किया, दैट इज A की वैल्यू आ गई 15। बताओ A की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 15 आ जाएगी, समझ आ रहा है, बताओ, ठीक है। यस, वेरी गुड, सबका करेक्ट है। हर्ष, सोनी, रिचा, राजा, समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात। जैसे A की वैल्यू आपके पास आ गई 15, तो ये 15 प्लस 25 दिस इज 40, राइट, एंड दिस इज 15, काम हो गया अपना, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, इनको भी हटाओ यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 40 जो 4 तिया 12, ये हो गई 3, राइट, और ये हो जाएगी 15 × 120। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, राइट। कैसे निकाला, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एफिशिएंसी PQRS की, देन यू विल गेट वन क्वाड्रेटिक, एक वैल्यू आएगी। थोड़ा सा यहाँ फैक्टर्स को बनाने में भी हमें ध्यान रखना था, तो क्वाड्रेटिक का भी रिवीजन एक तरीके से हो ही गया आपका, है ना। चलिए, तो ये सारी वैल्यूज आ गई, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, टाइम टेकन बाय P एंड S टुगेदर फिल द टैंक इज T-5, मतलब 15 मिनट आ रहा है, P और S मिलकर बढ़ते हैं, ये T-5 के बराबर है, तो T की वैल्यू 20 हो जाएगी, यही पूछा था। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा बढ़िया है, इसे करें। थैंक्स अतुल, क्वेश्चंस अच्छे हैं। आफ्टर द क्लास कमेंट करके बताया करो, तुम लोग सच में बहुत ज्यादा निराशा दे रहे हो। मैं प्री स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि मेंस मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ज्यादा नीड होती है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। अगर आप जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे देन मुझे नए स्टूडेंट्स के लिए वर्क करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो आप लोग प्लीज कनेक्ट रहा करें, आफ्टर द क्लास भी बताया करो, जो रिकॉर्डेड देख रहे हो वो भी बताया करो भाई। If both inlet pipes fitted at the bottom of the tank, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके पास एक टैंक है, ठीक है। बोथ इनलेट पाइप में मेरे पास कौन कौन था, P और R थे, तो यहाँ पर इनको कनेक्ट कर रहे हो टैंक पे, बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है। फिर बोला है Q फिटेड 1/4 हाइट, तो Q को आप फिट कर रहे हो 1/4 हाइट पे, मान लो ये पूरा टैंक है, ठीक है, और ये इसका हाफ पार्ट हुआ, तो हाफ का 1/4 ये हुआ, तो 1/4 पे आपने Q को यहाँ फिट किया होगा, राइट। Q आपका खाली करने वाला पाइप है, आपको इतना पता ही है, ये भरने वाले पाइप्स थे, तो यहाँ P और R यहाँ तक भरेंगे, फिर यहाँ से PQR काम करेंगे,
इतना समझ में आता है भाई? कभी भी टंकी भर रहे होगे तो नीचे से ही तो ऊपर की तरफ जाओगे, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब पी और आर ने यहाँ तक काम किया होगा, फिर यहाँ से ऊपर क्यू पी आर तीनों काम कर रहे होंगे। फिर बोला एस फिटेड एट हाफ हाइट ऑफ द फ्रॉम द बॉटम। हाफ हाइट मतलब ये वाली हाइट, क्योंकि 1/4 ये 1/4 ये 1/2 ये रही, तो एस को आप यहाँ फिट कर रहे हो। एस भी आपकी इनलेट आउटलेट पाइप है। तो find the time taken to fill the tank by all pipes together if R is 60% more efficient than Q। ठीक है, R is 60% more efficient than Q, मतलब 100 160, तो 2 अट्ठे 16 एंड 2 पंचे 10, 8 और 5 हम ले सकते हैं। तो बिल्कुल अगर हम इस वाले सीन में फिट करें एफिशिएंसी, तो मुझे एक चीज पता है, Q की 5 मतलब -5 लोगे और R की आप प्लस की 8 लोगे, क्योंकि इनलेट आउटलेट के हिसाब से एफिशिएंसी इनकी साइन के साथ होंगी। तो 8 में से 5 गया 3, मतलब जो हमने वैल्यूज ली हुई है वो एकदम करेक्ट है, इसके हिसाब से हम जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इतना कवर होता है, तो मतलब जो वैल्यूज हमने ली गई है वो हमारी सही काम करने वाली है। सो पहले आप काम करोगे तो आपको पता है कि पी और आर काम करेंगे, राइट? अगर पी और आर काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1/4 ऑफ टैंक जो है 1/4 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कौन काम करेगा? पी और आर काम करेंगे। तो 1/4 ऑफ 120 भरने के लिए पी और आर अपनी एफिशिएंसी से भर रहे होंगे। ठीक है, फिर आगे यहां से 1/4 और बचा, तो 1/4 ऑफ 120 के लिए अब कौन काम करेगा? टाइम की बात हो रही है ना, तो अपॉन में करोगे, डिवाइडेड बाय पी प्लस आर की एफिशिएंसी। और यहां पर नेक्स्ट 1/4 भरना होगा, तो अब यहां पर कौन काम करेगा? P प्लस आर प्लस एस कंबाइन एफिशिएंसी से काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पी आर और क्यू, सॉरी पी आर और क्यू काम करेंगे, एस बाद में आता है। ठीक है, तो 1/4 यहाँ तक आपका पी आर क्यू दोनों का तीनों काम करेंगे, क्योंकि क्यू यहाँ से ओपन है तो यहाँ तक क्यू भी काम कर रहा होगा। नाउ अब पी आर क्यू के साथ यहाँ से एस भी काम कर रहा होगा, तो बचा कितना पार्ट? 1/4, हाफ पूरा कंप्लीट हो गया, तो हाफ जो बचा है टोटल 120 का, इसको भरने के लिए कौन कौन काम कर रहा होगा? पी क्यू आर एस सारे काम कर रहे। ठीक है, ये एफिशिएंसी है नीचे। भाई हमें टाइम चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क, क्या कैपेसिटी या फिर टोटल कैपेसिटी जितनी भी भरनी है अपॉन में एफिशिएंसी या रेट ऑफ फिलिंग हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्यू, अगर हम यहाँ पर एफिशिएंसी की बात करें, आर की मेरे पास प्लस की 8 है, तो 20 में से 8 गया, पी की 12 हो जाएगी क्योंकि दोनों प्लस वाली थी, क्यू की 5 है, तो क्यू की अगर -5 है तो 9 है, टोटल -9 ही, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्यू और एस दोनों आउटलेट पाइप है, तो इसकी -5 है तो -9, तो इसकी -4 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब उसी के अकॉर्डिंग वर्क करा लेते, तो ये हो गया 30 अपॉन में पी प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी होती है? 12 8 20, प्लस यहाँ पर भी ये 30 है, पी आर क्यू, तो 12 8 20 और 20 -5, क्योंकि क्यू की -5 है, तो 20 में से 5 गया 15, प्लस ये हुआ 60 अपॉन में पी क्यू आर एस, तो पी और आर की है 20, क्यू की है -5 और एस की है 4, तो 5 4 9, ये हो गया 11। अप्रोक्सीमेट आंसर इसका आएगा, तो ये हो गया 1.5, सॉरी ठीक है, प्लस 15 दूनी 30 और ये 11 पच्चे 55 पॉइंट 11 चौक 44, कितना हो जाएगा? ये 5 4 9 5 3 8, 8.9, दैट इज अप्रोक्सीमेट 9 मिनट आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टर्न में अगर हम जो कर रहे हैं इससे ज्यादा कुछ मैक्सिमम नहीं जा सकता। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर चुके हैं, थोड़ा सा लेवल अप है, बट आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि सारी पॉइंट्स जो हमें पाइप एंड सिस्टर्न में एक्चुअल रिक्वायर्ड है वो सारा यहाँ पर है। ठीक, आप पानी नहीं समझ में आ रहा ना, बाथरूम में जाना, पानी का नल खोलना, बाल्टी भरना शुरू करना, पता लगेगा वो नीचे से ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो जब नीचे से ऊपर जाओगे तो जो जो पाइप से वो काम करना स्टार्ट करेंगे, जहां जहां पे उसके ऊपर से उसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पी प्लस आर थे तो इसके ऊपर यहाँ तक पी प्लस आर ऐड किया, फिर यहाँ से क्यू था तो क्यू से ऊपर तक जब तक एस नहीं आ जाता पी क्यू आर काम कर रहे थे, फिर यहाँ एस था तो जब तक पूरा नहीं भर जाता पी क्यू आर एस चारों काम कर रहे थे। नेक्स्ट,
बट तुम लोग को वैल्यू नहीं है क्लास की, ठीक है। इफ एस अलोन कैन एम्प्टी द टैंक इन हाफ एन आवर, 30 मिनट में, ठीक है। तो एस अगर खाली कर देता है टैंक को 30 मिनट में, राइट, एंड द रेट ऑफ फिलिंग इज 16 लीटर पर मिनट, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या होती है, टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट का इनटू रेट ऑफ फिलिंग। तो अब इस केस में मेरे पास है 480 टोटल यूनिट वर्क। जो मेरे पास टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है 480, बट हमने जो मान के किया था वो कितना था 120 था। तो आप यार एक तो काम ये कर सकते हैं कि टोटल करके 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर एक तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि टोटल 480 हो गए, देन फाइंड हाउ मच वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इफ पी क्यू एस टुगेदर ओपन फॉर 25 मिनट, कि हम पी क्यू एस को टुगेदर ओपन कर दे फॉर 25 मिनट, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताएं, कंबाइन एफिशिएंसी ऑफ मैं पी और क्यू निकालूं, तो पी और एस का मेरे पास सीन था, पी और एस टोटल 15 मिनट में भरते हैं, ठीक है, 15 मिनट में। तो पी और एस की अगर मुझे कंबाइन एफिशिएंसी चाहिए तो टोटल मेरे पास 480 है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 15 या 45 और 15 दूनी 30, 32 आएगी, जिसमें एक मेरे पास इनलेट पाइप है और एक मेरे पास आउटलेट पाइप है, ठीक है। और इसमें से हमें इतना क्लियर है कि एस का रेट ऑफ फिलिंग हमें 16 दे रखा है, तो 16 दे रखा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पी की है एफिशिएंसी है हमने क्या दी, एस की जो एफिशिएंसी है वो 16, तो अब ये इनलेट आउटलेट पाइप है तो -16 हो गया, और टोटल एफिशिएंसी इनकी है 32। तो पी की अलोन एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 7 8 3 और 1 4, 48 आ गई कि नहीं। क्यू और एस, तो क्यू और एस की कंबाइन एफिशिएंसी अगर हमें निकालनी है तो क्यू और एस टोटल कितना लगाते हैं, ये हमें दिया हुआ है 40/3, और मेरे पास यहाँ पर टोटल अब कितना वर्क है 480, तो 480 अपॉन में 40/3, तो ये गया 12 चौक 48, 12 तिया 36, तो क्यू और एस की मिला के कितनी हो गई 36 हो, ये समझ में आया, ठीक है। तो अब क्यू और एस की मिलाकर इतनी हो रही है, मुझे एक बात बताइए, क्यू और एस बोथ आर आउटलेट पाइप, तो ये जो 36 इनकी एफिशिएंसी आ रही है ये नेगेटिव में होगी कि नहीं होगी। अब अगर हम वर्क करा रहे हैं कि पी क्यू एस तीनों मिलकर भरे तो कितना करेंगे 48, पी तो इनलेट है तो 48 प्लस की एफिशिएंसी होगी, क्यू और एस दोनों आउटलेट पाइप है तो इनकी एफिशिएंसी 36 हो गई, 8 में से 6 गया 2, 12 इनकी रिजल्टेंट एफिशिएंसी आई, कितनी आई 12। और हमें पता है 25 मिनट में भरना है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी भर जाएगी 12 मिनट में, 12 की एफिशिएंसी से रेट ऑफ फिलिंग 12 है, 25 मिनट में आप 300 यूनिट फिल कर दोगे। तो बोला क्या था, व्हाट हाउ मच वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, कितना रिक्वायर्ड है, तो टोटल 480 था, उसमें से आपने 300 भर दिया, देन आपका 180 लीटर रिक्वायर्ड है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाए, ठीक है। आपका 300 आपसे पूछा नहीं था, 300 नहीं पूछा था, आपसे पूछा था हाउ मच वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इफ पी क्यू एस टुगेदर ओपन फॉर 25 मिनट। 25 मिनट में इन्होंने 300 फिल कर दिया, देन रिक्वायर्ड कितना है 480 टोटल हमने यहाँ पर लिया था, 480 के अकॉर्डिंग 300 गया, 180 रिक्वायर्ड है। ओके नेक्स्ट ये वाली रियाई देखिए, ये डीआई सॉल्व करूंगी, उसके बाद इसके क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। हिंदी में आपके पास, सॉरी ये एज की है ना, ये वाली नहीं करनी हमें, इजी है, ये वाली करनी है, इसका हिंदी में ये रहा डेटा, ठीक है, इसको कर। An examination consists two section A and B. Section A has
ए हैज टू सबसेक्शंस, ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये अगर हम बात करें रियल आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल आपकी तीनों डीआई अभी तक जो हमने करी है वो है। दिस इज द फोर्थ वन, ए एंड बी। सेक्शन ए हैज टू सबसेक्शंस A1 एंड A2, ठीक है। फिर बोला गिवन the data given below gives the information about the number of questions attempted by 3 students PQR। तो मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं PQR, ठीक है। और इसमें एक चीज और दी है, सेक्शन है ए जिसमें 2 सब सेक्शन है A1 एंड A2 एंड द सेकेंड सेक्शन इज B। इसी तरीके से है सिस्टम, राइट। चलिए, द टोटल अटेम्प्ट्स ऑफ Q इज 2y। तो Q के टोटल अटेम्प्ट्स हम यहाँ लिखते हैं 2y, आउट ऑफ विच 50% आर इन सेक्शन B। सेक्शन B का मतलब 2y का 50% मतलब आधा y इसमें हो गया और आधा A में, क्योंकि A के ही तो 2 सब सेक्शन है हमारे पास A1 एंड A2। तो लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना। while attempts of R in section A is Z, तो ये यहाँ पर Z है, which is the same as that, तो Z is same as that the average of the attempts in section A and B together of R। तो ये हुआ, तो A प्लस B में अगर टोटल अटेम्प्ट्स देखे देन आई हैव 2Z, तो 2Z में से Z मेरे पास A पर है तो B पे Z होंगे कि नहीं, मतलब घुमा फिरा के सीधे यही कह देते कि A के टोटल अटेम्प्ट इज इक्वल टू B के टोटल अटेम्प्ट, राइट। बात तो वही कहना चाह रहे थे ये, क्यों भाई, बात तो यही कहना चाह रहे थे, घुमा फिरा के दे दी वही बात। आगे द टोटल अटेम्प्ट्स ऑफ P y प्लस 3Z माइनस 80, तो टोटल अटेम्प्ट्स ऑफ P y प्लस 3Z माइनस 80, ठीक है। which out of which he attempted m questions in A1 which is same as the attempt of Q in section A2। सो अगर मेरे पास A में टोटल y है, A2 m है, तो A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, क्योंकि दीज आर द 2 सबसेक्शंस ऑफ A। सो A1 में कितना होगा y माइनस m, यहां तक कोई दिक्कत। आगे attempts of P in A2 are 40 more than attempts of Q in A1, मतलब 40 प्लस y माइनस m, क्योंकि ये हमने ये लिए ज्यादा वेरिएबल्स ना है इसलिए सेम रिलेट कर दे रहे हैं। while attempts of P in section B are twice as that of R, तो R के that of R मतलब R के ही B में अटेम्प्ट्स का दुगना, that is this is twice of Z। now P का टोटल मेरे पास है, तो टोटल इज इक्वल टू टोटल कर सकते हैं कि नहीं हम, ठीक है करिए। टोटल इज इक्वल टू टोटल, तो P का टोटल है y प्लस 3Z माइनस 80 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस B, बिकॉज A को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इज M प्लस 40 प्लस Y माइनस M प्लस 2Z। तो भाई बताओ क्या क्या कैंसिल होगा, Y खत्म, M माइनस M खत्म, 3Z में से Z क्या Z एंड 80 प्लस 40 ये हो गया 120, तो 8 4 12 120, Z की वैल्यू आ जाएगी 120। यहां तक कोई दिक्कत, Z की वैल्यू आपकी आ गई 120, 40 नहीं आएगा 120 आएगी Z की वैल्यू, राइट। बोलो और एक लाइन जो हमने यूज नहीं करी है उसे भी यूटिलाइज कर लेते हैं। आपसे बोला था out of which he attempted m questions in A1 which is same as that of Q, right। एक पॉइंट और हमने छोड़ा हुआ है, attempts of Q in section B, attempts लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट को भी हमने यूज नहीं किया क्योंकि अभी हमारे पास वेरिएबल्स ज्यादा हैं, एक पॉइंट हमें और यूज करना पड़ेगा, क्या attempts of Q in section B, तो Q के सेक्शन B में है y are 40 more than the attempts of P in section A2, तो सेक्शन A2 में है 40 प्लस y माइनस m, तो y खत्म, m की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 80,
m की वैल्यू 80, तो पहले z की वैल्यू 120 और m की वैल्यू 80। ये आप इसके क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करोगे, राइट? दे रही हूँ, आंसर जरूर करना अगर आगे क्लास चाहते, नहीं तो मैं कल से सीरियसली मेंस बंद कर दूंगी, पक्का पक्का मेंस बंद, ठीक है? क्योंकि मेरे को लगता है टाइम से मेहनत कर रहे हैं 5-6 महीने से, तो स्टूडेंट्स का भला होना चाहिए, बट आप लोग सच में नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हो यार। 12 दूनी 24, 240 ये हुआ। m की वैल्यू जहां पर है वहां पर आपने 80 लिखा, ठीक है? z जहां पर है 120 किया, एंड दिस इज ऑल्सो 120, सो द टोटल इज 240, राइट? 2y y माइनस m, सो दिस इज y माइनस 80, राइट? ये वैल्यूज हम नहीं निकाल पाए हैं तो इनकी जगह ऐसे कर दिया, m की वैल्यू 80 and this is what minus 80, तो 40 minus 80, that is this is y minus 40, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, 360, 16 में से 8 गया 8, y प्लस 280। तो इतना हम इसको मॉडिफाई कर पा रहे थे, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ y माइनस 80। जितना मेरे पास आया वो हमने कर लिया, ठीक है? अब आपके लिए क्या काम बनता है? अब जो क्वेश्चंस में जैसे एससीडीआई काफी इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उसको आगे अटेम्प्ट नहीं करते, लगता है हमसे गलत सॉल्व हो रहा है, क्योंकि केस स्टडी में यही प्रॉब्लम होती है। आपको क्या करना है? y जो है वो आपको मिलेगा क्वेश्चंस के थ्रू, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब y की वैल्यू अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ, दूसरे क्वेश्चन में कुछ हो सकती है, तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ क्वेश्चन के लिए यूज करना है। ये कॉमन है तो ये हम हर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, आपको इसकी वैल्यू देनी है, ये आपको पता है तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये वैल्यूज जो है उन्हीं में से आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये काफी अच्छा है, इसको ट्राई करिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे करेक्ट अटेम्प्ट्स और इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स की बात हो रही है तो आप टोटल में से बात करेंगे, और जब टोटल की बात होगी स्कोर की, आई थिंक स्कोर वाला क्वेश्चन है क्या ये? नहीं, ये स्कोर वाला नहीं है, तो इसमें सिंपल एज इट इज जैसे दिया वो y की वैल्यू आपको दी है, इनडायरेक्टली आप निकाल लेंगे, ठीक है? यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी वही चीज है, आपको कनेक्शन करके दिया गया है, तो आपके पास वेरिएबल्स हैं C%मोर, तो आप दोनों वैल्यूज निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि मोर और लेस जिससे रेस्पेक्ट में दिया वो नीचे रखेंगे, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन, हाँ इसमें आपका स्कोर दिया हुआ है, तो स्कोर दिया हुआ है एवरेज, तो आपको 253 दिया है, तो आपको 2 इंटू मल्टीप्लाई करना होगा जितने भी आपने अटेम्प्ट किए, क्योंकि एवरेज मार्क्स दिए गए हैं, तो मार्क्स पर्टिकुलर नंबर ऑफ अटेम्प्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द टोटल स्कोर। तो वहां मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, और लास्ट में आपको एक तरकीब दी है कि A1 A2 के अटेम्प्ट इतने, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अननोन नंबर, मतलब जो भी y आपका दिया गया है, ठीक है? तो इसे आप ट्राई करिएगा।